बीजेपी इस बार, जो हिमांशु कह रहे हैं ना शाइना, इनसे करीब करीब ये साफ हो रहा है कि बीजेपी इस बार मुख्यमंत्री पद से दावा नहीं छोड़ने वाली। देखिए, वापस आप मुझसे स्पेकुलेशन में न जाते हुए साहिल, मैं सुषमा ताई को जवाब जरूर देना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि आपको एक महिला उम्मीदवार देना चाहिए मुख्यमंत्री के रूप में। हाँ, जरूर, हर एक महिला चाहेगी एक महिला उम्मीदवार, लेकिन उस हिसाब से शिवसेना को ये स्वीकार करना चाहिए कि लोकसभा के इलेक्शंस में उन्होंने भी तुष्टीकरण की राजनीति की, सिर्फ मुस्लिम और दलित वोट बैंक को अपीज करके कांग्रेस से जितने वोट उन्होंने लिए, और फिर उन्होंने ये भी नहीं कन्विंस किया नाना पटोले कि एक बार भी आप बोल पाए ऑन अ नेशनल फोरम या कोई भी सामाजिक मीटिंग में कि आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहेब ठाकरे। तो ये सोच विचार की जो बातें करते हैं ना, जहां ये एक स्पर्धा रहती है कि अरे हमारा वोट बैंक तो बरकरार है, आप तो आपकी विचारधारा के साथ ही कॉम्प्रोमाइज किए, तो क्या बड़ी बातें कर रहे हैं। और जब आपने अपने कॉम्प्रोमाइज किए हैं विचारधारा के साथ, वहां कांग्रेस पार्टी यहां छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी कि उनके जैसे बोलते हैं ना मुंगेरी लाल के हसीन सपने, जहां सब सपने देख रहे हैं कि अरे मुख्यमंत्री मेरा, मुख्यमंत्री उनका, उस हिसाब से उनके मुख्यमंत्री तो कभी बनने वाले ही नहीं थे, क्योंकि आंकड़े ही नहीं थे उनके पास। तो यहाँ सलाह देने नहीं, लेकिन अभी जीतने के बाद भी क्या है ना, जीतने के बाद भी मुख्यमंत्री पद नहीं मिला ना, तब तो बड़ी दिक्कत रहेगी ना, इतनी कोशिश करने के बाद भी। शाइना जी, सुषमा जी जल्दी से जवाब दीजिए, मुझे सुरेंद्र राजपूत जी के पास भी जाना है। मैंने मान लिया कि हमारे पास उतने आंकड़े नहीं, ये मान लिया, और ये भी मान लिया कि चलो कैसे भी हो, साम दाम दंड भेद कैसे भी हो, लेकिन आप आज तारीख में जीत गए और आप सरकार बना रहे हो। वैसे तो देखा जाए तो जिस तरह से सारी रिस्क एकनाथ शिंदे जी ने ली थी, उनके नाम के साथ मानो गद्दार यह शब्द उपनाम के रूप में जैसे जुड़ गया, अभी इतनी बड़ी कीमत देने के बावजूद वैसे तो एकनाथ शिंदे जी का हक बनता है कि उनको दोबारा और एक बार मौका मिले, लेकिन दिक्कत यह है कि बीजेपी के पास जितनी सीटें हैं उन सीटों को जोड़कर वह विपक्ष, वह इंडिपेंडेंट लोगों को भी अगर लेती है साथ में, सुनिए, अगर वो इंडिपेंडेंट लोगों को भी साथ में लेती है तो अजीत दादा और एकनाथ शिंदे के एमएलएस की उनको कोई जरूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ इंडिपेंडेंट भी साथ में लेंगे तो बीजेपी अपनी गवर्नमेंट बना सकती है। उनको अब अजीत दादा, अरे छोड़िए ना, अभी आप कहाँ सुषमा जी उनको बता रही है कैसे सरकार बनानी, अब तो बन गई ना उनकी सरकार। एक मिनट जफर इस्लाम जी, सुषमा जी, सुरेंद्र राजपूत जी से मुझे सवाल पूछना था मामला। नहीं, एक सेकंड जफर इस्लाम जी, सुषमा अंधारे जी, एक सेकंड, मुझे सुरेंद्र राजपूत जी से सवाल पूछना था, क्योंकि बहुत देर से वो देख रहे हैं, मुझे उनसे सवाल पूछना था। हमला तो आखिरकार कांग्रेस पे हुआ है, संजय राउत का नाम तो ले रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस रहा, आपस में आप लोग झगड़ते रहे, चुनाव के पहले मुख्यमंत्री कौन बनेगा उसको लेकर, और उसके चक्कर में हाथ से सत्ता चली गई। सुरेंद्र राजपूत जी। साहिल भाई शुक्रिया। कहते हैं ना, सक्सेस हैज मैनी फादर्स और फेलियर्स हैज नन। आज की डेट में हम चुनाव हार गए हैं, तो हमारी अगर सही भी बात होगी तो उसको भी नहीं माना जाएगा। 3-4 चीजें बड़ी साफ है। पहली बात, आप इस चीज को देखिए कि यही महाराष्ट्र है, इसी महाराष्ट्र में लोकसभा के चुनाव होते हैं, इसी महाराष्ट्र में लोग नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को रिजेक्ट कर देते हैं, 31 सीटें हमें देते हैं। यही शिवसेना है, उस वक्त हमारे साथ अमलगमेशन होता है। इसी शिवसेना को और इसी कांग्रेस पार्टी को और इसी एनसीपी को जब बहुमत मिलता है वहां पे लोकसभा की सीटों में, तब कोई ये नहीं कहता कि साहब शिवसेना का और कांग्रेस का नेचुरल अलायंस था। सब कहते हैं नेचुरल अलायंस था। आज की डेट में जिस परिस्थिति में भी हम उसका गहन विश्लेषण कर रहे हैं, चाहे वो पैसे की प्रचुरता हो, चाहे वो किसी अधिकारी की प्रचुरता हो, या किसी बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का कोई खेल हो, हम ये नहीं कहते। लेकिन आज की डेट में हम चुनाव हार गए तो सभी लोग इस बात को कहते हैं कि नहीं साहब, नरेंद्र मोदी का परचम है, अमित शाह जी का परचम है। 4 महीने पहले जब उनके नाम पे चुनाव हो रहा था तब परचम नहीं था। और आज भी नांदेड़ की लोकसभा सीट जो है वो कांग्रेस जीतती है, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतती है। आपके सामने है। लोकसभा में तो नरेंद्र मोदी जी का परचम तो छोड़ दीजिए, लोकल लीडरशिप में जो चुनाव था, लोकल लीडरशिप के चुनाव में वो लोग किसको मुख्यमंत्री बनाते हैं हमारा विषय नहीं है। वो आपस में तय कर लेंगे उसमें सिर्फ उठौल होगी या नहीं होगी। लेकिन हाँ, हम एक चीज जरूर जानते हैं। जी बोलिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये तो होता है ना। देखिए, बंगाल में भी यही हुआ था 2019 में।
नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना, ये तो होता ही रहे ना कि 2019 में बंगाल में, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने बम्पर लोकसभा की सीटें जीती, विधानसभा चुनाव आए, वहां पर एक बार फिर टीएमसी के हाथ में सत्ता चली गई। लोग तो देखते हैं ना कि नेतृत्व कौन करेगा विधानसभा के लिए। वही तो बात है ना कि आप लोग नेतृत्व को लेकर आपस में झगड़ते रह गए और वहां पर बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी पूर्ण बहुमत से, ज्यादा बम्पर बहुमत से लेकर चली गई पूरी सत्ता। आप फैक्चुअली गलत कह रहे हैं। महाराष्ट्र में क्या नाम, बंगाल में बीजेपी 17 या 18 सीट जीती थी, 22 सीटों से ज्यादा तो टीएमसी जीती थी। ऐसा नहीं था लोकसभा में भी, विधानसभा में भी टीएमसी का लेकिन परफॉर्मेंस तो अच्छा था ना। लेकिन यहां पर, वहां पर 2019 में सर मुझे प्रश्न के बाद, साहिल भाई, मुझे प्रश्न के बाद जवाब देने का मौका तो दीजिए। बोलिए ऐसा ये तो जी, बोलिए। एक तो पहले आधे घंटे बाद आए, नहीं, बोलिए, अपनी जगह पर है, वो आपका अपना वो होगा, लेकिन उसका प्रश्न के बाद जवाब का मौका भी नहीं देंगे तो मुझे क्या मैं बोलूंगा? नहीं, बोलिए। तो मैं आपसे जो कह रहा हूं कि जहां पर बंगाल में पहले भी टीएमसी ज्यादा सीट जीती थी, बीजेपी की सीटें ज्यादा थी, वो अपनी जगह पर है, लेकिन टीएमसी बीजेपी से ज्यादा सीट जीती थी, 22 से ज्यादा सीट जीती थी। लेकिन महाराष्ट्र में तो चूंकि नरेंद्र मोदी जी पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी जी और शाह जी की जोड़ी फेल हुई थी, क्योंकि 31 सीटें हम लोगों ने जीती, 17 सीटें सामने वाले गठबंधन ने जीती थी। तो आज अगर कोई आदमी ये कर, झारखंड में भी उनकी रोटी बेटी माटी ये सब छीन लेंगे, वो बिल्कुल नहीं चला। एससी एसटी ओबीसी जो नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं वो नहीं चला। नांदेड़ की सीट कांग्रेस जीत गई, वो नहीं। हाँ, विधानसभा में हम बुरी तरीके से पराजित हुए, इसको हम स्वीकार करते हैं। इसको लेकर के हमें कोई नहीं, प्रधानमंत्री जी जितना भी हमारे ऊपर क्या नाम आक्रमण करना चाहें वो करें, लेकिन प्रधानमंत्री जी को ये जरूर याद रखना चाहिए, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, नल हो, नील हो, कोल हो, भील हो, पिछड़ा हो, दलित हो, आदिवासी हो, वे सारे के सारे झारखंड में मौजूद थे, सारे अवयव मौजूद थे। और हिंदू मुसलमान का इन लोगों ने बड़ा नैरेटिव मौजूद किया था कि रोटी छीन लेंगे, बेटी छीन लेंगे, माटी छीन लेंगे, लेकिन वो नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल नहीं चले। तो महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी जी को या अमित शाह जी को इनकी जीत का आप अगर हीरो बनाना चाहते हैं तो मेरा उससे विरोध है। मैं ये जरूर मानता हूं कि वहां पर हम चुनाव हारे हैं, उस चुनाव का हम विश्लेषण भी करेंगे और उस चुनाव में बाहरी कारक कहीं ना कहीं जिम्मेवार हैं। रही बात संजय राउत जी की या क्या नाम शरद पवार साहब की और अपना उद्धव साहब ठाकरे की या नाना पटोले साहब की, तो हार जीत हमारी कोई पहली नहीं है, चलती रहती है। हमारा पूरा वो है कि हमारा इंडिया गठबंधन एक है, नेक है। हम हार के कारणों की समीक्षा भी करेंगे और निश्चित तौर पर आने वाले समय में जनता के हित के लिए भले ही विधायक हमारे कम है, लेकिन हम काम करते रहेंगे। और जो महाविनाश युति या क्या नाम महाविनाश अघाड़ी ये साइना एनसी बोल रही है बार बार, सभ्य प्रवक्ता थी ये जब भाजपा में थी, लेकिन अब संगत खराब हो गई तो आज की डेट में अब चुनाव के बाद भी वही हाल कर रही है ये। तो मेरा बड़ा स्पष्ट मत है कि अब चुनाव हो चुका है, चुनाव के पहले के मुद्दों की बात करने की जगह पर आप महाराष्ट्र के विकास की बात करिए। धारावी को जो आपने बेचा है अडानी के हाथ, कम से कम उसकी बात चलिए विकास की बात करेंगे। महाराष्ट्र की जनता जफर इस्लाम जी, ये बात तो बड़ी दिलचस्प है ना कि नांदेड़ लोकसभा का बाइपोल जो है वो कांग्रेस जीत जाती है, लेकिन उसी विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी और महायुति वहां पर जीत रही है। कैसे विश्लेषण करेंगे इस चीज का? दो अलग अलग तरीके के यहां पर महाराष्ट्र की जनता ने दिया हुआ वर्डिक्ट हमको यहां पर नजर आ रहा है और सुरेंद्र राजपूत जो कह रहे थे उसका जवाब भी आपसे चाहेंगे। उसके बाद विनोद अग्निहोत्री जी के पास भी जाना है मुझे। देखिए साहिल जी, अब सीटें तो जीत गए, अब खुद ही वो हार मान चुके हैं, पराजय मान चुके हैं अपनी, और कह भी रहे हैं कि अब भाई इलेक्शन खत्म हो गया, हार मान लिया है, अब मुझे बख्श दो। खैर सुरेंद्र राजपूत जी को मैं कोई चीज बोलना नहीं चाहता, उनके जवाब देना नहीं चाहता, लेकिन जो सुषमा अंधारे जी जो बोल रहे थे उनका जवाब दूंगा। संजय राउत जी की बड़ी तारीफ कर रहे थे, लेकिन चलिए मैं आपको लगा कि मैंने उनपे टीका टिप्पणी की तो आपको थोड़ा दुख हुआ है, लेकिन जनता के बीच में आप रहती हैं, जनता के बीच में जाइए तो आपको एहसास हो जाएगा कि विनाश अगर कहते हैं शिवसेना के नेता, तो अगर वो कहते हैं विनाश अघाड़ी, तो मतलब विनाश के लिए सबसे ज्यादा कोई जिम्मेदार है तो वो संजय राउत जी है। शायना जी ने ऐसे नहीं कहा, वो विनाशकारी आदमी हैं, इसलिए उनको विनाश आज उद्धव ठाकरे जहां बैठे उनके लिए, जहां जिस स्थान पे पवार साहब उद्धव ठाकरे को बैठा दिया है उसके लिए उसके लिए जिम्मेदार। एक मिनट सुन लीजिए, मैं अब बीच में यकीनन मानिए हम आप मेरी बात का बुरा मान सकते हैं, लेकिन एक मिनट सुन लीजिए, मेरी बहन सुन लीजिए, एक मिनट मेरी बहन सुन लीजिए। मैं कह रहा जनता के बीच में जो बात है वो मैंने रखा। अब कहीं सुनिए, आपने कहा नहीं
सुनिए, आप जब कहते हैं कि नाना पटोले कौन है, ये आपने कभी सुना शिंदे साहब ने कहा कि भाई फडणवीस जी कौन है या अजीत पवार कौन है? लेकिन नाना पटोले कौन है ये? मैं तो इनको पहचानती, इनकी लीडरशिप को पहचानता नहीं। हमारे यहाँ तीनों पिलर एक साथ एकजुट होकर लड़े और इसलिए जीत हासिल की। आपके यहाँ नूरा कुश्ती चलता रहा, एक दूसरे से उलझते रहे। क्यों? पद की लालच, झूठ बोलने की आदत, और एक है नेक है बोल रहे हैं, एक है और फेक है। ये फेक जो है ना, वो जनता के सामने आके उभर के आ गया और इसलिए जनता ने आपको नकार दिया। जफर भाई, अब आपको जवाब देना पड़ेगा और आपको जवाब देते समय मुझे बताना पड़ेगा कि जफर भाई, आपको मुझे जवाब देकर बताना पड़ेगा कि संजय राउत वह इंसान है जिस इंसान ने जेल में जाना पसंद किया, लेकिन उनके लिए उन्होंने कभी झुकना नहीं पसंद किया। शाइना एनसीजी ने 2 बार पार्टी बदली। 3 मिनट बाकी है मेरे पास। इतने ही ऐसे हमारे लीडर हैं जो हमें छोड़कर बीजेपी में फिर ब्लैकमेल होकर चले गए, लेकिन संजय राउत डटकर लड़ते रहे। ये पहली बात। विनोद अग्निहोत्री जी, कि मैंने ऐसे कहा कि अगर आपको विधानसभा असेंबली इलेक्शन के हार का अगर क्रेडिट आपको संजय राउत को देना है तो आपको लोकसभा की जीत का क्रेडिट भी उन्हें देना पड़ेगा। तीसरी बात, क्या इंटरेस्टिंग बातचीत चल रही है। हम चर्चा कर रहे हैं मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर। बातचीत चली गई है संजय राउत पर। नहीं, एक मिनट सुषमा जी, अरे सुषमा जी 1 सेकंड भाई, टाइम, हम लोग मुद्दे पर आते हैं। एक दूसरे की औकात निकाल रहे थे। जफर भाई, आपको पता नहीं है, औकात निकाल, चलिए ठीक है भाई, टाइम वेस्ट हो रहा है। विनोद अग्निहोत्री जी, कल तो प्रधानमंत्री ने कहा कि एक है तो सेफ है, लेकिन आज की स्थिति में जो वर्डिक्ट मिला है ना, उसमें बीजेपी अकेले भी रहेगी तब भी सेफ रहेगी, इस तरीके का वर्डिक्ट है बीजेपी के लिए। तो इतना वर्डिक्ट मिलने के बाद भी क्या बीजेपी मुख्यमंत्री पद से दावा छोड़ेगी? और एकनाथ शिंदे के लिए क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री पद सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पोजीशन रहेगा अगर शिवसेना इसी तरीके से आगे उन्हें ले जानी है तो? देखिए साहिल, व्यवहारिक राजनीति ये कहती है कि बीजेपी को अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, क्योंकि बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार को लगातार पिछले 25 साल से धो रहे हैं कंधों पर बिठा करके, और कभी नीतीश इधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं। बीजेपी की मजबूरी है कि उनको मुख्यमंत्री बनाए रखे। वो स्थिति वो महाराष्ट्र में बनाना चाहेंगे क्या? अगर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना देते हैं तो निश्चित रूप से फिर एकनाथ शिंदे को बनाने के बाद हटाना उतना आसान नहीं होगा। इसलिए जो भी फैसला करना होगा बीजेपी को अभी करना होगा, क्योंकि 132 सीटें जीतने के बाद भी अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा तो बीजेपी का मुख्यमंत्री कब बनेगा, ये तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के अंदर सवाल उठेगा। लेकिन इसमें पेच ये है साहिल भाई, जो सुरेंद्र राजपूत अभी कह रहे थे कि लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखते हुए कि मोदी जी और अमित शाह को लोगों ने रिजेक्ट किया और विधानसभा में, तो अब मैं नहीं इस पर बहस में जाता कि किसको रिजेक्ट किया किसको एक्सेप्ट किया। चुनाव जब जीता जाता है तो उसमें सबका योगदान होता है। लेकिन ये जरूर है इस चुनाव की जीत में एकनाथ शिंदे की बहुत बड़ी भूमिका है, इससे हम आप इनकार नहीं कर सकते। उनकी सरकार जिस तरह 2 साल 2.5 साल चली, जिस पर 2 मुख्यमंत्री बनाए गए थे, बीजेपी ने उनको स्टॉप गैप चीफ मिनिस्टर बनाया था और लग रहा था ये देर सवेर ऐसी स्थिति आएगी कि बीजेपी इनको कंट्रोल करके इनको साइडलाइन कर देगी। लेकिन उन्होंने अपनी एक जगह बनाई, अपनी एक लीडरशिप बनाई, और आज चाहे और जितनी योजनाएं हैं, अगर आप तो महाराष्ट्र से ही आते हैं, महाराष्ट्र के दूर दराज गाँव में महिलाओं से बात करो कि जो पैसा मिल रहा है कौन दे रहा है, वो कहती थी एक आदमी है जो दाढ़ी वाला है और जो टीका लगाता है, यानी नाम भी नहीं जानती थी, वो एकनाथ शिंदे की बात करती थी। तो एकनाथ शिंदे का जो योगदान है, ऐसे में उनके दावे को नकार पाना भी इतना आसान नहीं होगा। ये एक कैच-22 सिचुएशन बीजेपी के लिए है। एक तरफ अपने कार्यकर्ताओं, अपनी पार्टी और अपना वर्चस्व बनाए रखना, दूसरी तरफ अपने सहयोगी कैच-20 सिचुएशन को ना हिंदी में, विनोद अग्निहोत्री जी, कैच-20 सिचुएशन को ना हिंदी में, ठेठ हिंदी में कभी कभी ये भी कहते हैं कि ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। अब करना क्या है वो समझ में नहीं आ रहा है। 2022 में तो बना दिया, लेकिन अब आगे क्या होगा, क्योंकि इतना बड़ा मैंडेट मिलने के बाद अगर मुख्यमंत्री नहीं बना बीजेपी का। साहिल भाई, इसको ऐसे कह सकते हैं कि एक सांप को मरा हुआ जान के गले में डाल दिया था, लेकिन वो जिंदा हो गया। अब उसको ना निकाल सकते हैं, ना फेंक सकते हैं, ना गले में पड़े रह दे सकते हैं। ये स्थिति हो गई है। और लेकिन मैं एक बात बताऊं, बीजेपी की लीडरशिप, क्योंकि केंद्र की सत्ता उनके पास है, राज्यपाल का सारा उनके है, यानी बीजेपी हमेशा डिसाइसिव पोजीशन पर है। और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो लीडरशिप है, स्ट्रांग लीडरशिप है। ऐसे में कोई न कोई रास्ता निकाल लेंगे और हो सकता है एकनाथ शिंदे जी को बनाया जाए कि भाई जैसे देवेंद्र फडणवीस साहब के नेतृत्व में डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे, वैसे आप इनके नेतृत्व में बने रहिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर। उसके बाद देखा जाएगा, फिर केंद्र में बुला लेंगे आपको। यही बात है कि महाराष्ट्र की राजनीति
यही बात है कि महाराष्ट्र की राजनीति इंटरेस्टिंग मूड पर आकर रुक गई है। पूरा बहुमत मिलने के बाद भी इस बात पर अब भी खींचतान चल रही है कि भाई मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ज्यादा बड़ा सवाल नहीं है, बीजेपी की लीडरशिप इसको तय कर सकती है, लेकिन कब, इस पर हमारा ध्यान रखना बहुत जरूरी रहेगा।